नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 28 को, जिसमें हम जानेंगे कि हाउ टू पिक ईटीएफ फॉर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसको मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाया है कि ईटीएफ क्या होता है और ईटीएफ के कैटेगरी या टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप देखो, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। और अगर आप देख चुके हैं तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, आज वैसे कि मैंने ईटीएफ क्या होता है मैं डिटेल में बताया, ईटीएफ का इंपॉर्टेंस, बट क्योंकि आज हम ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करने का स्ट्रेटेजी जानेंगे, अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, अपना एक वॉच लिस्ट बनाएंगे, तो उससे पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं जो कि आप खुद भी करके देखना, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ। ठीक है, तो देखो सिंपल से एक बात है, आपको एक इंडेक्स पता है निफ्टी 50। ठीक है, तो निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 लार्ज कैप कंपनी को लेकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम ईटीएफ पे क्यों आ रहे हैं? एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए। कैसे? अभी आपको बताता हूं। जैसे देखो, निफ्टी 50 का अगर आप लास्ट 10 साल का रिटर्न देखोगे तो वो कैसे दिखोगे? सीएजीआर के थ्रू से। अब देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो करंट के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, आप उसका पास देखते हो कि लास्ट 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा रिटर्न दे रही है। तो अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट 10 साल का सीएजीआर देखूं, देखो ये सारे टर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, बट मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा ताकि आप समझ जाओ। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेशियो। तो ये बताने करता है कि हर साल आपका पैसा कितने कंपाउंडेड ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कई लोग क्या समझते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 रुपए होगा। तो देखो, कई लोग क्या करते हैं कि पूरे अमाउंट को परसेंट के हिसाब से करते हैं। ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको 100 रुपए के पीछे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 10 रुपए। तो 1 महीने बाद आपका 100 हो जाएगा 110 रुपए। ठीक है, लेकिन कंपाउंड के टर्म में क्या होता है? सेकेंड ईयर अब आपका 100 रुपए के पीछे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट आपका जुड़ गया 110 रुपए, 110 रुपए का 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये अब बनेगा 11 रुपए। तो ये हो जाएगा 121 रुपए। अब 121 का आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग पावर, जो आगे चल के हमें बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी भी कंपनी का सीएजीआर देखना चाहिए, लास्ट 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, ये वो क्या दे रहा है। तो हम ये देखते हैं कि निफ्टी 50 लास्ट 10 साल में क्या रिटर्न दिया है, जिसे हम सीएजीआर से बोल रहे हैं। और सेम केस पे मैं ले लेता हूं निफ्टी 20। देखो, निफ्टी के लिए, ईटीएफ के लिए हम 20 का टर्म यूज करते हैं, या आप इसको ईटीएफ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सेम मैं लेता हूं कि निफ्टी ईटीएफ ने लास्ट 10 साल में क्या सीएजीआर दिया है। तो चलो, आप इसको कैसे देखोगे ये मैं आपको थोड़ा सा लाइव बताता हूं। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग फटाक से ऑन कर लेता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। सिंपल सा आपको अपने क्रोम में जाना है और आपको लिखना है, सबसे पहले लिखना है निफ्टी 50 लास्ट 10 ईयर सीएजीआर। ठीक है, और सर्च करना है। सिंपल, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आप सिंपल सा देख सकते हो। 1 मिनट मैं शो मोर पे कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिखे। तो यहाँ पे लिखा है द निफ्टी 50 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द लास्ट 10 ईयर इज 12.1%। ठीक है, तो आपको निफ्टी 50 का कितना मिल गया? 12.1 मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये आपको मिल गया 12.1%, ये जो कि लास्ट 10 साल में दिया है। अब सेम मैं निफ्टी 50 की जगह क्या करता हूं, निफ्टी 20 लिख देता हूं। देखो यहां पे आप क्या करो, निफ्टी 20 लिख दो या निफ्टी ईटीएफ लिख दो। निफ्टी ईटीएफ लास्ट 10 ईयर सीएजीआर और सर्च कर दो। ठीक है, तो ये क्या हम लोग शुरू से जाके लिख देते हैं। आप किसी सर्च में ऑलरेडी जाके देखते हो ना, तो आपको नहीं मिलता। निफ्टी 50 लास्ट 10 ईयर सीएजीआर, और मैंने सर्च किया। ठीक है, ठीक है। आप नीचे आके मल्टीपल दिख रहा है, सब में क्लिक कर सकते हो। पहले भी वही आया था, तो मैं पहले में क्लिक कर देता हूं। तो देखो ये दिखा रहा है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे अपन निफ्टी ईटीएफ नहीं लिखते, अपन निफ्टी 20 लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको एग्जैक्ट बता देगा निफ्टी 20 लास्ट 10 ईयर सीएजीआर। ठीक है, और आप सर्च कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है
कि लास्ट 1 साल में 27% का है, ठीक है, लास्ट 3 साल में 14.76 का है और लास्ट 10 साल में 13.27 का है, ठीक है। तो ये कितना दे रहा है, 13.27। अब यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूं क्योंकि आपको दूसरी चीज समझाना है, ठीक है। चलो अब देखो, ऐसा आपको करके देखना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12.1% का रिटर्न मिल रहा है, अगर वहां पे निफ्टी 20 में करते हो तो 13.27 का। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है 1 से 1.5% या 1% मानो, इसके आने का रीजन ये है कि जब कभी भी आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी जब भी अपना प्रॉफिट कमाती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको डिविडेंड के रूप में देती है या बोनस शेयर इशू करती है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। लेकिन ईटीएफ के केस में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके डिविडेंड या बोनस शेयर के पैसे को री इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसका रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये एक पहला रीजन बनता है कि आपको ईटीएफ में क्यों इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब आप बोलोगे, एक मैं तुरंत आपको एक चीज और बता दूं, अब आप बोलोगे कि ये तो 12% है और ये 13% है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको ये भी बताता हूं। इसके लिए मैं आपको फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और लेके चलता हूं अपने एसआईपी के कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ये मेरे एसआईपी का कैलकुलेटर चालू हो गया। देखो मैं एक काम करता हूं, 1000 रुपए लेता हूं और 14% का रिटर्न लेता हूं, जो कि मिलता ही है, ठीक है। और पीरियड ले लेता हूं मैं 30 साल। तो देखो अगर मैं 1000 रुपए करूं और 30 साल के लिए करूं 14% रिटर्न के हिसाब से, तो मेरी टोटल वैल्यू जो नीचे दिख रही है वो दिख रही है 55 लाख रुपए, ठीक है। अब ये जो 1% का गैप है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो 14% है ना, इसको मैं 15% करता हूं और अब कैलकुलेट करता हूं। अब देखो वो 55 लाख बन गया सीधा 70 लाख रुपए, सीधा 15 लाख रुपए का फर्क पड़ गया। तो इसीलिए 1% इंटरेस्ट भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाता है जब आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हो, क्योंकि 100 रुपए का 1% में भी 1 रुपए होगा, बट 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए होता है, ठीक है। तो ये पहला रीजन है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का, ठीक है, कि दूसरा रीजन ये है कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, निफ्टी मिड कैप ले रहा हूं, तो निफ्टी मिड कैप में 150 कंपनी होती है, ठीक है। तो आपको पता है 150 निफ्टी मिड कैप में ना एमआरएफ आता है, ठीक है, और पेज इंडस्ट्री भी आता है जो कि जॉकी के प्रोडक्ट बनाती है। तो एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस 1.3740 के आसपास है और पेज इंडस्ट्री 46,000 47,000 के आसपास है। तो अगर आप देखोगे तो 2 शेयर का प्राइस ही 2 लाख रुपए का हो गया। बाकी के अगर आप 148 शेयर और लोगे तो आपको 10 लाख 20 लाख कितना लगेगा पता नहीं, एटलीस्ट 10 लाख तक तो पहुंच जाएगा। मैंने भी कैलकुलेशन नहीं किया, बट लाखों में लगेंगे। बट वहीं पे आप निफ्टी मिड कैप का ईटीएफ मात्र 300 रुपए के अंदर ले सकते हो, 200 से 300 रुपए में, जिसमें कि आपको पूरा 150 कंपनी मिल जाएगा। तो ये 2 मोस्ट रीजन है कि आपको ईटीएफ में क्यों इन्वेस्ट करना है, ठीक है। चलो ये आपको समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले इसलिए समझाना चाह रहा था ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि आप ईटीएफ का अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे या वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करोगे। तो देखो ईटीएफ का वॉच लिस्ट क्रिएट करने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में ईटीएफ के कैटेगरी और टाइप बताया था, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे देखो, क्योंकि आप उसे नहीं देखोगे तो मे भी आपको उतने अच्छे से क्लैरिफाई ना हो। तो पहले अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि कौन से कैटेगरी या टाइप में कौन से ईटीएफ हैं और मैंने किसे पिक किया है, लॉन्ग टर्म के लिए किसको रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए किसको रखा है, सारी चीजें बताऊंगा। पहले आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, फिर आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा। चलो, तो सबसे पहला हमने कैटेगरी देखा था, वो था इक्विटी का, ठीक है। जब भी बात होती है इक्विटी का मतलब हम शेयर मार्केट में ही लगा रहे। तो देखो इक्विटी में जो सबसे पहला अपने को लेना है वो लेना है अपने को निफ्टी 20 का ईटीएफ, ठीक है। ये ईटीएफ आप कैसे देखोगे सारी चीजें बताऊंगा, आप सर्च भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी देख सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूं इसको भी लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो इक्विटी हमारा कैटेगरी या टाइप से, उसमें सबसे पहला लेना है अपने को निफ्टी 20, जिसमें कि हमारी टॉप 50 कंपनी कवर हो जाएगी। उसके बाद अपने को लेना है मिड कैप ईटीएफ, ठीक है। मिड कैप के बाद लेना है अपने को स्मॉल कैप, आप जो अपना मेन है जिसमें टॉप 250 आ जाएगी। और स्मॉल कैप के बाद एक होता है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है, निफ्टी 50 के बाद की जो टॉप 50 कंपनी है। अगर निफ्टी 50 में आईटीसी है, आईटीसी परफॉर्म लो करती है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के 50 में से एक कंपनी निफ्टी 50 में आएगी
और निफ्टी 50 में से आईटीसी बाहर होकर निफ्टी नेक्स्ट 50 में या अदर में जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी सर्च कर सकते हो, या ईटीएफ में फेमस है जूनियर 20। तो जनरली जूनियर 20 मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, अब कंफ्यूज मत होना। और जूनियर 20 का जो प्रीमियम यानी कि जो प्राइस होता है वो निफ्टी से ज्यादा कॉस्टली रहता है, क्योंकि इसके भागने के चांस बहुत रहते हैं, बताऊंगा आगे। तो बस इतना ही है। जब भी हम इक्विटी में ईटीएफ की बात करेंगे तो आपको इन्हीं चारों को करना है और कुछ नहीं रखना है। ठीक है, एक बात और बताऊंगा जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जैसे कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे होते हैं, लार्ज कैप या इंडेक्स से बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, सेम वैसे ही ईटीएफ बहुत होते हैं। हो सकता है आपको निफ्टी 20 के भी मल्टीपल ईटीएफ मिल जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी ईटीएफ को पिक कर सकते हो। चलो, दूसरा हमारा था सेक्टर, कि सेक्टर वाइज हम कैसे करते। तो देखो मैं पर्सनली 10 सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में बना के रखा, उनसे देखता हूं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कौन सा, शॉर्ट टर्म में कौन सा, आपको बताऊंगा। तो देखो 10 सेक्टर में पहले क्या आता है, देखो पहले आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, बैंक सेक्टर हो गया, पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंक हो गया, ठीक है, पीएसयू बैंक हो गया, ठीक है, फिर आपका एफएमसीजी हो गया, ठीक है, फिर आपका हेल्थ हो गया, आपका फार्मा हो गया, आपका ऑटो हो गया, आपका कमोडिटी हो गया, ठीक है, और कुछ बच गया क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो मैं ये कुछ 8-10 ईटीएफ को प्रिफर करता हूं। अब देखो आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस 10 ईटीएफ को लो। हो सकता है आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हो, आपको आईटी बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। हो सकता है आप पीएसयू बैंक में काम करते होगे, आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। पीएसयू बैंक मतलब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब पीएसयू बैंक में आते हैं। ठीक है, एफएमसीजी हो गया, डेफिनेटली आप ग्रोसरी वगैरह जाते हो खरीदने, स्मार्ट बाजार वगैरह। हेल्थ हो गया, फार्मा हो गया, अगर आपको मेडिकल बहुत अच्छे से समझ आता है। ऑटो सेक्टर, अगर आपको ऑटो सेक्टर बहुत अच्छे से समझ आता है। कमोडिटी, अगर आप गोल्ड और सिल्वर हो गया, आप गेहूं लेना चाहते हो, आप ये सब में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्रूड ऑयल वगैरह में, तो आप इसमें कर सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एल&टी कंपनी, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है उससे बनाया है, वो है। ठीक है, उसको एल&टी नहीं बनाया, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन कंपनी ये है। तो आपको जो समझ आता है वो आप ले सकते हो। मुझे ये सब समझ आता है, इसलिए मैंने इस सबको अपने वॉच लिस्ट में रखा है। ठीक है, फिर तीसरा आपको पता है, तीसरा हमारा आता है स्मार्ट बेटा, स्मार्ट बेटा ईटीएफ। तो देखो स्मार्ट बेटा में ना मुझे सिर्फ और सिर्फ जो एक पसंद है वो पसंद है मॉम i30 ईटीएफ। ठीक है, अब देखो कई बार आपको ईटीएफ ऐसे शॉर्टकट फॉर्म में दिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैं जो डेमो दिखाऊंगा उसमें भी बताऊंगा कि इसका आप डिटेल कैसे देख सकते हो। आप सिंपल गूगल में जाओ और लिख दो मॉम i30 ईटीएफ, तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्मार्ट बेटा का मतलब होता है जहां पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये क्या है ना, ये अगर मिड कैप में 150 कंपनी आती है तो उसकी 30 कंपनी ऐसी है जो कि मोमेंटम है, जो कि भागती है। अपने को क्या करना है, ऐसी कंपनी नहीं लेना जो बहुत ज्यादा होती है और बहुत ऊपर जाती है, ऐसी कंपनी लेना जो लगभग हमेशा भागती है। तो ये टॉप 30 मोमेंटम कंपनी का भी एक अलग से ईटीएफ मिलता है, तो इसे आप पिक कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी रखा है। बस इसके अलावा मुझे स्मार्ट बेटा में और पसंद नहीं आता। लो वोलेटाइल मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं लंबे समय के लिए जीना चाहता हूं, तो मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए। और अल्फा वगैरह या डिविडेंड वगैरह ईटीएफ मैं नहीं लेता। आप देख सकते हो, मैंने अपने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब चौथा स्मार्ट बेटा के बाद आपका आता है ग्लोबल। देखो ग्लोबल में ना आपको देखो अभी लग सकता है आपको लग रहा होगा कि ये चीज तो मैंने पिछले उसमें भी बताया, बट मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा ईटीएफ लेना है। और जब भी लाइव आपको डेमो दूंगा तो आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे कि ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो देखो जब भी हम ग्लोबल बात करें ना, ठीक है, तो ग्लोबल में आपको सबसे पहले तो एक हैंगसेंग बीस ही होता है, नाम ही यही रहता है, हैंगसेंग बीस। ठीक है, हैंगसेंग बीस के पास आपको मिलेगा मॉन Q50, फिर आपको मिलेगा MASP टॉप 50, फिर आपको मिलेगा MAHK टेक, फिर आपको मिलेगा, यहीं पे लिख देता हूं, मैफेंग MAFANG। ठीक है, तो देखो
आपको इतने ही कोड वर्ड मिलेंगे और आपको ये सब लेना है, ठीक है। कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए लेना, कौन सा शॉर्ट टर्म, मैं बताता हूँ। देखो, जब भी हम ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे ना, आपको दो ही ईटीएफ दिमाग में आना चाहिए, एक यूएसए का और एक एशिया का। तो एशिया का हैंग सेंग ही ईटीएफ आता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा यूएसए में, तो यूएसए में आपका नेस्डेक भी आता है, S&P 500 आता है, ये दो ईटीएफ चलेगा, ठीक है। तो देखो, हैंगसेंग 20 तो एशिया का इंडेक्स है, तो हैंगसेंग 20 ले रहे हो मतलब आप इसके अंदर जो भी मेजर अलीबाबा ग्रुप हो गया, टेंसेंट होल्डिंग हो गया, चाइना मोबाइल हो गया, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक हो गया, चाइना पेट्रो कंपनी लिमिटेड हो गया, ये सारी चीजों को, उसके अलावा जितने भी उसको आप ले रहे हो, तो ये सेम वैसे ही है जैसे आप निफ्टी 50 का इंडेक्स ले रहे हो, ठीक है। अब मॉनक्यू 50 का मतलब क्या होता है, ये नेस्डेक है कि नेस्डेक की टॉप 50 कंपनी को आप ले रहे हो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे पता है। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आए तो ऐप में आप कैसे देखोगे वो भी बताऊंगा। अगर ऐप में नहीं दिख रहा तो आपको गूगल में बस MONQ50 लिखना है तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये मॉनक्यू 50 का मतलब हो रहा है नेस्डेक की टॉप 50 कंपनी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पूरा कंप्लीट नहीं है, नेस्डेक का टॉप 50 है। और फिर इसका मतलब ये होता है कि S&P का टॉप 50 कंपनी, S&P की 500 कंपनी होती है, तो 500 में से टॉप 50 कंपनी को लेके बनाइए, ठीक है। और ये जो लास्ट के दो है ना, ये मेरे फेवरेट है। अभी आगे चल के बताऊंगा कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म में रखा है कि शॉर्ट टर्म में रखा है। तो देखो, MAHK टेक है ना, ये एशिया ने हैंगसेंग की पूरी टॉप टेक की कंपनी है, ठीक है। तो मुझे टैक्स समझ आता है, मैंने इसके ऊपर डीप स्टडी किया है, बहुत मेहनत किया है, ठीक है। तो मैं इसको मतलब बहुत बारीकी से जानता हूँ। अलीबाबा ग्रुप, टेंसेंट होल्डिंग जो कि पबजी के मोबाइल वर्जन को होल्ड करता है, जिसका 13.6% का स्टेक है, क्राफ्टन में जो कि पबजी का ओवरऑल मालिक है, ठीक है। उसके अलावा अलीबाबा ग्रुप, चाइना मोबाइल, सब इसी के अंदर टैक्स रिलेटेड पूरी कंपनी आती है। और ये जो मैफेंग है ना, ये कमाल का है, आपको नाम सुन के लगता होगा क्या है। मैं फिर से आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैफेंग देखो, तो एक्चुअल में तो मिराई एसेट ऐसे करके इसका नाम होता है, ठीक है। बट मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। ये जो मैफेंग है ना, इसमें ना यूएसए की टॉप 12 कंपनी है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, एम का मतलब हो गया मेटा। आपको पता है मेटा मार्क जुकरबर्ग जी का है। तो मेटा के अंदर आपको पता है व्हाट्सएप भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, ठीक है, फेसबुक भी आता है। और ये तीनों ऐसे हैं जो आप रेगुलर यूज कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर यूज करते हो, कर सकते नहीं हो, करते हो, ठीक है। दूसरा, ए से आप रिप्रेजेंट कर लो एप्पल को, एप्पल का फोन डेफिनेटली आप चलाते हो। एप से आप फिर फेसबुक मान लो। और ए का मतलब होता है अमेजोन, एन का मतलब होता है नेटफ्लिक्स और जी का मतलब होता है गूगल। तो ये सारे कंपनी आपके यूएसए के हैं। तो ये टॉप 6 तो मैंने आपको बता दिया, मेटा हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया। ये सभी के सभी आप यूज करते हो, दिन भर यूज करते हो, रात भर यूज करते हो। लेकिन आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है सिर्फ 200-300 रुपए में, आप ये सभी कंपनी को खरीद सकते हो। ये ब्यूटी है ईटीएफ का, ठीक है। तो ये अपना ग्लोबल हो गया। ग्लोबल के बाद आपका आता है सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो देखो, सिल्वर और गोल्ड में आपको सिंपल से एक सिल्वर का ईटीएफ लेना है और एक गोल्ड का ईटीएफ लेना है, और ये तो लेना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। और छठवा आता है डेट, डेट ईटीएफ। तो मैं पर्सनली बताऊं तो मैं डेट ईटीएफ नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे शेयर मार्केट की समझ है। और अगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए भी तो मैं डेट ईटीएफ लेने से अच्छा एक म्यूचुअल फंड लूंगा, जिसमें कि मुझे रिटर्न भी मिनिमम 14% तक का मिल जाएगा और मेरे लिए एक सिक्योर भी रहेगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट को एक लंबे समय के लिए सोचता हूं। बट इस ईटीएफ में अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपना प्लेलिस्ट कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं ऊपर का कुछ स्पेस, चलो यही नीचे आपके लिए स्पेस बताता हूं। तो देखो, आप दो तरीके से प्लेलिस्ट बना सकते हो, ठीक है। या तो आप सेपरेट प्लेलिस्ट बना सकते हो कि इक्विटी ईटीएफ, सेक्टर ईटीएफ, स्मॉल ईटीएफ और ग्लोबल ईटीएफ, आप ऐसा बना सकते हो। ये आप दो ईटीएफ बनाओ। मैं जो ईटीएफ बताया हूं मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दो ईटीएफ बनाया है। मैंने बनाया है लॉन्ग ईटीएफ और मैंने फिर बनाया है शॉर्ट ईटीएफ, ठीक है। मैंने ये दो ईटीएफ का वॉच लिस्ट बनाया है, ठीक है। और मैंने ये दोनों ईटीएफ में कैसे कैसे रखा है मैं पहले बता देता हूं। तो पहला, लॉन्ग ईटीएफ में ना मैंने इक्विटी में निफ्टी 20, मिड कैप ईटीएफ, स्मॉल कैप और जूनियर 20 चारों को रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये डायरेक्ट इंडेक्स की तरह है। मैं इसमें लंबे समय, सबसे पहले ये लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या है। लॉन्ग का मतलब ये कि इसे मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसे लंबे समय तक रखूंगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उससे ऊपर जब तक मेरा मन करे मैं नहीं बेचूंगा।
और शॉर्ट ईटीएफ का मतलब क्या होता है कि मैं इसे लूंगा, मुझे लगता है कि कुछ प्रॉफिट आ गया तो मैं इसे बेच दूंगा। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि लॉन्ग ईटीएफ में मैंने किसको रखा है और शॉर्ट ईटीएफ में कैसे किसको रखा है, ठीक है। तो लॉन्ग ईटीएफ में मैंने इक्विटी के चारों को रखा है, निफ्टी 20 को भी रखा है, मिड कैप को भी रखा है, स्मॉल कैप को भी रखा है, जूनियर 20 को भी रखा है, क्योंकि इसमें मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एक इंडेक्स है और इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं मतलब मैं लगभग सभी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा सिक्योर रहेगा और ये आगे बढ़ते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इक्विटी वाला चारों इंडेक्स है वो तो मेरे लॉन्ग ईटीएफ में है और वो लंबे समय के लिए रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो सेक्टर वाइज के मैंने एक भी इंडेक्स को अपने लॉन्ग ईटीएफ में नहीं रखा है, ये सबको मैंने रखा है शॉर्ट ईटीएफ में। सेक्टर के जितने भी ईटीएफ है इसको मैंने शॉर्ट में रखा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जितने भी सेक्टर वाइज ईटीएफ हैं ये ऑलरेडी इन सब में चारों में कवर है, ठीक है। बट स्पेशली आपको पीसीयू बैंक समझ आता है, बैंक समझ आता है या हेल्थ समझ आता है, मुझे समझ आता है, तो आप इसे शॉर्ट ईटीएफ में रखो। सपोज मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसमें ऐसे भी ईटीएफ है, अभी लाइव दिखाऊंगा, जिसके एक शेयर का प्राइस, एक ईटीएफ का प्राइस 20 रुपए है। तो आप क्या करते हो, आप 100 ईटीएफ ले लेते हो तो आपको 2000 रुपए का पड़ा, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं, आपको टेक्निकल एनालिसिस करने आता है और ईटीएफ को थोड़ा सा जो फंडामेंटल दिखते हैं वो आता है, बताऊंगा। तो आपने क्या किया, 100 क्वांटिटी खरीद लिया 2000 रुपए में। अब ये 100 से अगर 105 रुपए भी हो गया ना, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका सीधा 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ब्रोकरेज चार्ज काट के 400 450 रुपए आपके जेब में आ जाएगा। मुश्किल से ये एक दिन में भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं 2000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से बताया हूं, तो इसीलिए मैं शॉर्ट ईटीएफ में सेक्टर वाइज को रखता हूं, ठीक है। चलो, और क्या बच गया, स्मार्ट बेटा। तो ये जो मोमेंटम है इसको भी मैं किस में रखता हूं, शॉर्ट ईटीएफ में रखता हूं, क्योंकि देखो ये जो मोमेंटम है ना, ये सिर्फ भागने वाली कंपनी को ले रहा है। तो ये ना, इसमें जनरली लार्ज कैप की कंपनी मैक्सिमम हो सकती है, तो इसमें रिटर्न मुझे इतना नहीं मिलेगा। तो ऐसे ईटीएफ जिसमें रिटर्न मुझे ज्यादा नहीं मिलता, कम मिलता है, उसको मैं शॉर्ट में रखता हूं। अब सेक्टर में ज्यादा मिल सकता है, लेकिन मेरे को कुछ खेलने के लिए भी चाहिए, तो खेलने के लिए मैं इसमें रखा हूं, ठीक है। अब स्मार्ट बेटा हो गया। अब देखो, ग्लोबल की बात करूं ना, तो ग्लोबल में मैंने लॉन्ग टर्म में ना दो को रखा हुआ है, एक मैफेंग रखा हुआ है और एक एमएस टेक को रखा हुआ है, ठीक है। और ये जितने भी हैंगसेंग 20 है, मॉन्क्यू 50 है और एस&पी का टॉप 50 है, इसको मैंने शॉर्ट ईटीएफ में रखा है। देखो, अब आप ये बोलोगे कि इक्विटी में तो आपने पूरे इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में रखा था, तो ग्लोबल में आप इंडेक्स को शॉर्ट टर्म में क्यों रख रहे हो? कि देखो भैया, ये यूएस का इंडेक्स है, यूएस के इंडेक्स में मुझे जो कंपनी पता है, मुझे वो कंपनी आती है। मैं इसके अंदर के एक एक इंडेक्स को ना डेली ट्रैक कर सकता हूँ, ना उसको बढ़ता देख सकता हूँ। यूएस के इंडेक्स में मुझे हैंगसेंग समझ आता है, अलीबाबा ग्रुप समझ आता है, तो इसलिए मैंने टेक ले लिया, ठीक है। और मैफेंग यानी कि मैं फेसबुक भी यूज करता हूँ, मैं व्हाट्सएप भी यूज करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ। मैं एप्पल का प्रोडक्ट तो अभी यूज नहीं कर रहा, बट मैं अमेजोन चलाता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स चलाता हूँ, मैं गूगल यूज करता हूँ, उसकी पूरी सर्विस यूज करता हूँ। तो जो चीज मैं सर से पांव तक रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहा हूँ, उसे मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एमएच टेक और मैफेंग को अपने लॉन्ग टर्म में रखा हुआ है, और बाकी जितने सब है ये मैंने शॉर्ट टर्म में रखा है कि लेके बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड तो आपके लिए हेज का काम करेगा, तो सिल्वर और गोल्ड को तो मैंने अपने लॉन्ग ईटीएफ में ही रखा है, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड को आपको कभी शॉर्ट ईटीएफ में नहीं रखना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड ऐसे ईटीएफ है जब सारा मार्केट गिरा रहता है तब गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहा होता, ये हेज का काम करते हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बता दूं कि मैंने ऐसा रखा है, बट हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से 6 महीने, साल, 2 साल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लॉन्ग ईटीएफ का कुछ ऐसा ईटीएफ है जो वेल परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने ऐसा 2 बना के रखा है, इनडायरेक्टली तो सब में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट मैंने थॉट करके रखा है कि इक्विटी के सारे को मैं लॉन्ग में रखूंगा, सेक्टर को मैं शॉर्ट ईटीएफ में रखता हूँ, स्मार्ट बेटा को भी मैं शॉर्ट में रखता हूँ, ग्लोबल में मैं टेक और मैफेंग यानी कि जो 12 टॉप की कंपनी है यूएसए की, उसको बस रखता हूँ, बाकी को शॉर्ट में रखता हूँ। और सिल्वर और गोल्ड हमेशा मेरा लॉन्ग में रखता है, और डेट में मैं डालता ही नहीं पैसा, ठीक है। तो ये था कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। चलो, अब मैं आपको लाइव चल के दिखाता हूं कि इसे आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको फिर से बता दूं, मैं एंजल वन ऐप आपको यूज करके दिखा रहा हूं। एंजल वन के अलावा मैं ग्रो भी यूज करता हूं, मैं अब स्टॉक भी यूज करता हूं।
डिपेंड करता है कि आपको किसका इंटरफेस पसंद आता है। तो अगर आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड KA002649GY यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूं एंजल वन के होम इंटरफेस में, और यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से ऑन कर देता हूं, ठीक है। तो ऑल राइट, मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। अब जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पे सारी बताई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो बड़े ध्यान से और प्यार से देखना, आपको बड़ा मजा आएगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो ये मैंने एंजल वन अकाउंट ओपन कर दिया, ये मेरे पापा का अकाउंट है, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे आओगे, देखो ये आपको इंटरफेस दिख रहा है, आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है ETF, दिखा आपको ETF, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, और ये जो मैंने अभी कैटेगरी बताई 6 कैटेगरी के आपको दिख रहे हैं। तो अगर आपको ETF देखना है, ठीक है, तो आप सब में देख सकते हो, ठीक है। अब ETF जैसा मैंने बताया, दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है सर्च करने का। या तो आप डायरेक्ट इक्विटी या किसी भी सेक्टर के अंदर जाके जैसे देखो स्क्रॉल करके देख सकते हो कौन सा क्या है कैसा है, ठीक है। या फिर आप क्या करो, ETF में जाके यहाँ पे जो सर्च वाला आइकन दिया है, ये यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो। जैसे आपको क्या चाहिए, पहले निफ्टी 20 चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दो निफ्टी 20, ये मैंने लिखा, ठीक है। अपने को क्या करना है ना, यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखना। अपने को अगर निफ्टी 20 चाहिए तो एक साथ लिखना है निफ्टी 20। तो देखो आपको निफ्टी 20 मिल गया, ठीक है। आप इसको क्लिक करके इसका जो भी डाटा देख सकते हो, 3 साल 5 साल ऑल का रिटर्न जो भी जैसा भी कैसा है, ठीक है। अब नीचे अगर आप आओगे तो देखो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिख रहा है। मैंने बोला था ना, अगर किसी ETF का शॉर्ट टर्म दिखे आपको नहीं समझ आए तो आप या तो यहाँ पे देख सकते हो, तो दिख रहा है कि निफ्टी इंडिया ETF निफ्टी 50-20, ठीक है। और कब कब ये स्टार्ट हुआ था, 2001 में चालू हुआ था। इसका AUM यानी कि 32,713 करोड़ रुपए के वो मैनेज कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है, ठीक है। और की मैट्रिक ये सब सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेन चीज ये है कि स्टॉक का वेटेज HDFC इनका मेन है, जिसमें कि 11% का वेटेज है। उसके अलावा आप नीचे आओगे तो रिलायंस में भी ICICI, इन्फोसिस, ITC, और आप व्यू ऑल पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये डिटेल मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट कैसे बनाओगे। तो जैसे ये निफ्टी 20 खुल गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, निफ्टी 20 के साइड में देखो ऐसे स्टार का एक आइकन दिख रहा है, तो आप क्या करो, इस पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे देखो आपके सामने एक ऑप्शन दिख गया कि चूज वॉच लिस्ट टू ऐड स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट वॉच लिस्ट में क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट का नाम रखना है, तो मैं रख देता हूं, जैसे कि मैंने अपने लिए रखा है लॉन्ग ETF, तो मैंने कर दिया लॉन्ग ETF, ठीक है, और क्रिएट कर दिया। अब देखो लॉन्ग ETF करके यहाँ पे मेरा दिखा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो अपने नाम से भी रख सकते हो, जैसे मैं रख सकता हूँ KK या करण लॉन्ग ETF, या करण ETF L, फिर करण ETF S। आप जैसे चाहो वैसा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ दिख गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो लॉन्ग ETF वाला है ना, इसमें आपको टिक करना है, और यहाँ पे कहीं भी बाहर यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। तो देखो ये ऐड हो गया उसमें निफ्टी 50, और देखो ऐड होने के बाद ये आपका रेड फिल में भी दिखा रहा है, ठीक है। मैं एक स्टॉक और ऐड कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। अब आपको मिड कैप का ETF चाहिए, तो आप लिख दो मिड कैप, आप एक साथ लिखना ना मिड कैप। तो देखो नीचे आपको मिड कैप का ETF मिल गया, तो आप मिड कैप के ETF को सेलेक्ट करो, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते तो मिड कैप के बगल में देखो ये जो स्टार का आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, और आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, माई वॉच लिस्ट और लॉन्ग ETF। तो मैं लॉन्ग लिस्ट में बॉक्स में टिक मार्क करता हूं और बाहर क्लिक कर देता हूं, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम शॉर्ट टर्म ETF को रखेंगे, जिसको हम खरीदने बेचने का काम करेंगे। या आप अलग अलग भी रख सकते हो, मैं जैसा करता हूं मैं ऐसा बता रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे आपको गोल्ड का ETF चाहिए, तो आप लिख दो गोल्ड ETF। या देखो आपको गोल्ड 20 मिल गया, तो गोल्ड 20 के साइड में क्लिक करो, और हमको लॉन्ग ETF में रखना, लॉन्ग ETF में हमने रखा तो गोल्ड का ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अपने शॉर्ट के लिए लेता हूं, तो शॉर्ट के लिए मैं किस में लेता हूं, सेक्टर में। तो देखो आप यहाँ पे लिख दो बैंक, लिख दो। तो देखो बैंक से रिलेटेड PSU बैंक से रिलेटेड भी आ गया, प्राइवेट बैंक से रिलेटेड भी आ गया। यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा है बैंक 20। तो मैं क्या करता हूँ, बैंक 20 में साइड में क्लिक करता हूँ। अब मेरे को एक नया वॉच लिस्ट चाहिए, तो क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट ETF, जिसको कि मैं लंबे समय के लिए रखूंगा, खरीदने बेचने का काम करूंगा। आप लंबे समय के लिए भी रख सकते हो, स्विच भी कर सकते हो। ये मैंने किया,
और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, क्रिएट हुआ, फिर शॉर्ट ईटीएफ में टिक मार्क करूंगा ताकि उसमें ऐड हो जाए, और फिर वापस बाहर क्लिक करूंगा तो उसमें ऐड हो गया। मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं और क्या ले लूँ, चलो मैं ले लेता हूँ हेल्थ ले लेता हूँ, HEALTH, हेल्थ लिख दिया मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ हेल्थ से रिलेटेड ईटीएफ आ गया, तो मैं पहले वाले हेल्थ को टिक करता हूँ, शॉर्ट ईटीएफ में टिक मार्क पे सेलेक्ट करता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से जैसा जैसा मैंने बताया आपको जो समझ आता है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने सेक्टर में 10 को लिया, आपको जो सेक्टर समझ आता है लो। आप एक ही बार 50 ठोके एंड मत करना। अगर आपको बैंक समझ आता है आप सिर्फ बैंक लो, आप एक बार बैंक को लेके उसको देखोगे, खरीदोगे, बेचोगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, आप करते जाना। तो इस तरीके से आप सब कर लेना, मैं सबको करूंगा तो वीडियो लंबा बनेगा। अब मैं आता हूं वापस से अपने होम स्क्रीन पे। तो देखो ये मैं आ गया अपने होम स्क्रीन पे। अगर आपको उस वॉच लिस्ट को देखना है तो आपको क्या करना है, देखो होम के नीचे लिखा हुआ है आपको वॉच लिस्ट का, तो आपको इस वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे आप इस वॉच लिस्ट में क्लिक करोगे, देखो ऊपर आपको डिस्कवर दिख रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है, माय वॉच लिस्ट से मतलब नहीं है। उसके बाद लॉन्ग ईटीएफ दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग ईटीएफ पे क्लिक करना है। तो देखो लॉन्ग ईटीएफ पे जो जो आपने ऐड किया था वो आपको दिख रहा है, जैसे गोल्ड बीस दिख रहा है, मिड कैप ईटीएफ दिख रहा है और निफ्टी बीस दिख रहा है। और शॉर्ट ईटीएफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हेल्थ और बैंक बीस दिख रहा है जो आपने ऐड किया था, ठीक है। अब सिंपल सा आपको फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। तो अगर देखो जैसे अभी मैं करंट की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट लाइव चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 9:21 हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो निफ्टी है ना वो 25,359 पे, यानी कि -25 टूटा हुआ है, जो कि परसेंट में 10% है, 0.10% है, 10% नहीं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर निफ्टी 1% तक टूटता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है ईटीएफ में, ठीक है। 1% तक टूटता है तो, या फिर निफ्टी नहीं टूटता लेकिन फिर भी, जैसे देखो निफ्टी अभी 1% टूटा है तो भी गोल्ड भी देखो 0.21% टूटा है। तो मैं ना किसी भी ईटीएफ को ना तब लेता हूं ना जब वो एटलीस्ट 1 से 2% टूटा हो, तभी मैं लेता हूं। अगर 0.80 0.90 है तो भी मैं नहीं लेता, ठीक है। अगर कोई भी ईटीएफ हो, चाहे लॉन्ग टर्म का है चाहे शॉर्ट टर्म का, अगर वो 1% या 2% टूटा है तो मैं उसे लूंगा। और मैं लूंगा कैसे, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो देखो गोल्ड भी आपको 0.23 दिख रहा है, उसके अलावा निफ्टी भी आपको 0.06 दिख रहा है, तो ये माइनस में। तो आपको ईटीएफ को तभी बाय करना है जब वो माइनस में। आप वेट करो, महीने में 24 दिन शेयर मार्केट खुलता है, आप अपने फोन में 3 बजे का एक अलार्म लगा लो और एग्जैक्ट 3 बजे चेक करो। अगर आपको जो भी आपका लॉन्ग और शॉर्ट ईटीएफ है उसमें कोई ईटीएफ आपको 1% या 2% टूटा दिख रहा है तो आप खरीद लो। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट निफ्टी ही 1% 2% टूटा है तो हो सकता है वो आपको 3% 4% 5% टूटा दिखे, तब आप ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो और आप 10% जो मैंने इन्वेस्टमेंट बोला था, आप 1,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, 24 दिन फोन में अलार्म लगा के रखना है 3 बजे का। जैसे 3 बजा देखना है, अगर आपको ना निफ्टी 1% टूटा है और कोई ईटीएफ भी अच्छा नहीं टूटा, स्किप कर दो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन का वेट करो। जब आपको दिखे कि हाँ आज या तो निफ्टी टूटा हुआ है या तो ईटीएफ टूटा हुआ है, तब आप इन्वेस्टमेंट करो। और ऐसा हो सकता है कि आज निफ्टी 2% टूटा और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। आज निफ्टी टूटा, आपने 2% इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगले दिन निफ्टी 2% और टूट गया, तो आपको भाई वो नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना, अरे यार वो टेंशन मत लो, बढ़ जाएगा, उस चीज के लिए निश्चिंत रहना। अब मैं ये बताता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। चलो तो उसको मैं बताता हूं आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मुझे गोल्ड बीस सपोज खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, गोल्ड बीस पे सिंपल सा क्लिक करूंगा, ठीक है। और आप देखो नीचे एक बाय करके एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, बाय पे क्लिक करता हूँ। अब देखो बाय पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखता है, एक वन टाइम दिखता है और एक एसआईपी दिखता है। तो एसआईपी आप डेफिनेटली कर सकते हो, मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा। बट देखो जो म्यूचुअल फंड है ना वो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप ईटीएफ में आके एसआईपी कर रहे हो तो उतना बेनिफिट नहीं रहता। रीजन ये है, कुछ बेनिफिट मिलता है आपको, एग्जिट लोड नहीं लगता, ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। बट अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड कर ही रहे हो तो अगर आप ईटीएफ को ट्रैक करके करोगे तो आप हमेशा डीप में मार्केट को खरीदोगे। ये क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा वन टाइम में, आप चाहो तो एसआईपी भी कर सकते हो क्योंकि आपको एग्जिट लोड का और एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये डेमो दिखा रहा है। तो देखो आप नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा, तो जैसे मैं आपको एक शेयर ही लेके दिखाता हूं। मैंने एक शेयर चूज किया,
अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है मार्केट और एक दिख रहा है लिमिट। तो लिमिट में क्या है कि आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे अभी इस ETF का करंट प्राइस चल रहा है 61 रुपए 94 पैसा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, सॉरी ये आपको दिख रहा है। अब आप चाहते हो इसको आपको 61 रुपए 90 पैसे में ही खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करोगे, लिमिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे 61 रुपए 90 पैसा कर दोगे और फिर क्या करोगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दोगे और कंफर्म कर दोगे, ठीक है, इसको आप ओके कर दो। तो देखो जैसे ही आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो आपके ऑर्डर सेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ ऑर्डर सेक्शन में आपको दिखाने लगेगा। तो देखो अभी ना ये आपका बाय नहीं हुआ है, आपने ऑर्डर लगाया, ये दिखा रहा है। अगर ये बाय होगा तो आपका देख के जो भी अप डाउन होगा वो दिखना चालू हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ तो मैं आपको लाइव समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, एडिट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और लिमिट के बदला मार्केट प्राइस में करता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। तो देखो ये तुरंत देखो प्लेस एंड एग्जीक्यूट भी हो गया। अब अगर आप ऑर्डर में जाओगे तो अब आपको पेंडिंग में नहीं दिखेगा। देखो यहाँ भी 3 सेक्शन है, पेंडिंग है, एग्जीक्यूटेड है और रिजेक्टेड है। तो अब हमारे मार्केट में हमने लगाया यानी कि करंट प्राइस में लिया तो ये तुरंत एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर आप मार्केट में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि गोल्ड बीज आपका एक क्वांटिटी बाय हो गया है, आपने लिया 61 रुपए 94 पैसे में और अभी ये उतने पे ही कम ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। अब वापस से अपने पोर्टफोलियो में जाओगे तो पोर्टफोलियो में भी आप जाओगे तो देखो इक्विटी में आपको एक दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है कि आपने गोल्ड बीज खरीदा है ऐसा। तो ये आपका बढ़ेगा तो बढ़ता दिखेगा, घटेगा तो घटता दिखेगा। तो इस तरीके से आप ETF का प्लेलिस्ट बना के उसे ट्रैक कर सकते हो, उसे देख सकते हो और उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ETF में कौन से सेक्टर के या कौन से कैटेगरी के ETF को आपको पिक करना है वो आज समझ गए होगे, कैसे वॉच लिस्ट बनाना है वो आप समझ गए होगे, कैसे इन्वेस्टिंग करना है वो आप समझ गए होगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्ट करके और कब आप इन्वेस्ट करके कैसा मेंटालिटी करके आप 20 से 25 से 30% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड किस केस में कर सकते हो, स्टॉक को ETF को बाय किस केस में कर सकते हो, इस चीज के बारे में आपको डिटेल में वीडियो बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपका अब भी कोई डाउट या कमेंट हो ETF से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास आए। आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो ETF के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में या फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में सीखना चाहते हैं। और मैं आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में मिल जाऊंगा। सबका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जाने से पहले अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो एंजल वन का लिंक मैंने आपको दिया है। उसके अलावा अब स्टॉक ग्रो भी है, आप ओपन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।